चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की बात कर रहे थे बेटा। पहली एप्लीकेशन आपकी कौन सी है? टू डिसाइड पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की पोलरिटी जो है डायपोल मोमेंट कैसे पता करता है? डायपोल मोमेंट ने ये कहा कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो, कुछ भी हो, मतलब 0.1 भी हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, CH4 है, BF3 है, CO2 है। ये सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है बेटा। इसका मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और कुछ एग्जांपल, जैसे आपके पास H2O है, HF है, ठीक है, HCl है, H2S है, NH3 है। ये एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ होती है। जैसे वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में डायपोल मोमेंट होता है 1.85 dBi। dBi इज द यूनिट। HF की बात करें तो इसका डायपोल मोमेंट 1.28 dBi है। HCl का होता है 1.07। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है 0.95 dBi। और अमोनिया का कल बात की थी अपन ने, 1.47 dBi। ठीक है। तो इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है। इनकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए आपके क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कौन मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, कौन मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है, वो कौन डिसाइड करता है? डायपोल मोमेंट। जिन मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या हो, जीरो के बराबर ना हो, वो आपके क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वो आपके क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ये सिंपल सी आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, जो कि पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। एक आगे आपके ऑर्गेनिक में काम आएगा बेटा, एक सॉल्वेंट होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है बेटा। ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट मैंने क्या बताया था? डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन एरो से होता है। और इसका जो है पार्ट है वो किस साइड होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड है। और जो टेल है वो आपकी किस साइड है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक। ये आपका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा बेटा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। और जबकि ये जो डायपोल मोमेंट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड डायपोल मोमेंट को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, जिसके कारण CCl4 का डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपका जीरो होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे कई बार आपको रिएक्शन मिलेंगे, यहाँ पे एरो के ऊपर दिखा हुआ मिलेगा CCl4, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है आपका। ठीक है। हम जीओसी में आगे बात भी करेंगे। तो CCl4 जो होता है वो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जो कि आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी, टू डिसाइड पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल
तो सिंपल सा यहाँ पे आपको एक ही बात देखना कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा वो आपके पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो वाटर जो है वो आपका कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, टू डिटरमाइन परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन ए गिवन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें कितने परसेंटेज आयनिक करेक्टर हैं, वो आयनिक मतलब आपका डायपोल मोमेंट बताता है। देखिए मैंने इसको पहले भी थोड़ा सा आपको बताया था, एक बार दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। पहले ये मान के चलते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज कीजिए सी एस फोर है और एक आपका NaCl, इसमें आपके सारे के सारे बॉन्ड ये मान के चलते थे कि सारे बॉन्ड जो है वो आपके क्या है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड तो है आपके। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 100% इसमें क्या होना चाहिए था, कोवलेंट करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जबकि Na प्लस और Cl माइनस, ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि यहाँ पे 100% आपका क्या हो, आयनिक करेक्टर होना चाहिए। ठीक है, पर जब जैसी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच होती है बेटा, वो आती है और इन मॉलिक्यूल का डायग्नोसिस करती है, ये बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड कोई भी आपका मॉलिक्यूल है, उसमें अप्रोक्सीमेट 70% तो आपके कोवलेंट करेक्टर होते हैं, और बचे हुए कितने 30% आपके आयनिक करेक्टर होते हैं। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आप लोगे उसमें 70% के आसपास तो आपके कोवलेंट करेक्टर होंगे, और 30% के आसपास आपके आयनिक करेक्टर होंगे। ये किसने बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड है कोई भी आपका, ठीक है, कोई भी एक्स और वाई के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, अब इस कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कितना है, इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर कितना है, वो किसने बताया था, डायपोल मोमेंट ने बताया, जो अपन अभी बात करेंगे। ठीक, जबकि एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर भी होंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर हो सकते हैं तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करेक्टर क्यों नहीं हो सकते। तो कोवलेंट करेक्टर अगर आपका है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करेक्टर को किसने बताया था, यहाँ पे फजान रूल ने बताया था, जो अपन इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट इसी के, फजान रूल। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर कौन बताएगा, डायपोल मोमेंट। याद रखना है बात, आगे भी आपके काम आती जाएगी। तो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक करेक्टर आपको पता करना है तो डायपोल मोमेंट की सहायता से होगा, और आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर अगर अपने को पता करना है तो अपन कौन किसकी सहायता लेंगे, फजान रूल। तो अब यहाँ पे अपने को क्या पता करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है आपके पास, उसके अंदर आयनिक करेक्टर अपने को डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था बेटा, देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था, जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा वो, और एक आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आप फॉर्मूले से निकालोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, परसेंटेज निकाली तो इनटू में 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जो कैलकुलेटेड आपका है म्यू सी, सी का मतलब कैलकुलेटेड, ये किससे निकालोगे आप, जो चार्ज आपको दे रखा है इनटू में डी, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज कीजिए एक HCl कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁻10, इतना ये चार्ज क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ESU आपका। ठीक है, इतना चार्ज है इसके पास, और
यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्वियसली डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये डेल्टा नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींच लेगा, कुछ ऐसा करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, तो इसके ऊपर डेल्टा आ जाएगा और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बता दिया कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और उसने कहा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, 1.27 आंस्ट्रोम है। ठीक है, इतनी आपकी है यहाँ पे आंस्ट्रोम। और हमें पता है कि एक आंस्ट्रोम जो होता है बेटा वो आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और यही आपका -8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो म्यू सी अगर आप निकालोगे तो कितना होगा बेटा, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.27, और सेंटीमीटर में वैल्यू लेते हैं तो 10⁻⁻8। ठीक है, अब इसकी गुना करना 4.8 इंटू में 1.27, कितनी गुना आ रही है, कितनी आ रही है भाई, बोलना एक बार यहाँ पे। और डिवाई की वैल्यू कितनी बताई थी अपन ने कल, देखो डिवाई की वैल्यू ये थी, सेंटीमीटर में कितनी है, एक डिवाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो एक डिवाई आपके पास कितना है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसकी भी यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो ये आपका -18 हो गया, और ये जो गुना होगी आपकी कितनी होगी यहाँ पे, 6.12 के आसपास होनी चाहिए। गुना करी किसी ने, बेटा बताओ जल्दी से, इन दोनों की गुना कितनी होगी, 4.6 पॉइंट, यही है क्या, 6.09 है, ये है क्या बेटा, चलो कोई बात नहीं, ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपकी -18 ये होगा ESU सेंटीमीटर, यही तो होगा बेटा। और एक डिबाई कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या होगी, ये आपकी क्वांटिटी, ये सभी मिलके आपका क्या हो जाएगा, डिवाई हो जाएगा, सभी मिलके ये आपका डिवाई के बराबर हो जाएगा। तो म्यू मतलब जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की वो कितनी आ गई, 6.09 डिबाई आ गई, कैलकुलेटेड की आ गई। ठीक है, मतलब आपके पास जो कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल जो भी वैल्यू है आपके पास। और यहाँ पे ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है आपके पास, ठीक है, वो कितनी दे रखी है, ये देगा एग्जाम में, मतलब आपको क्वेश्चन में देगा एक्सपेरिमेंटल जो आपके पास वैल्यू होगी। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसकी, डाइपोल मोमेंट की, वो है आपके पास 1.27 टू 07, सॉरी 07 डिवाई, ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है, म्यू सी इतना है और म्यू ई कितना दे रखा है आपको, 1.07 डिवाई दे रखा है। फॉर्मूला क्या था आयनिक करैक्टर का आपका, म्यू ई क्या आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, अपोन में म्यू आपका यहाँ पे कैलकुलेटेड है आपका, कैलकुलेटेड दे सकता है या आपको किताबों में कई जगह थ्योरेटिकल वैल्यू भी मिल सकती है। तो म्यू सी और म्यू थ्योरेटिकल एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालनी है, बस वैल्यू पुट करो आप यहाँ पे। आप मेरे को एक ब्रांच से बताने इसका कितना आ रहा है काट पीट के, फटाफट इसका आंसर बताओ एक बार जल्दी से, कितना है बेटा, 17.56 ये आ रहा है। तो
इसका मतलब जो HCl अपने को दिख रहा था एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड था, बिल्कुल। जो HCl अपने को ये दिख रहा था कि कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कि यहाँ पे HCl जो है वो हमें क्या दिख रहा था, ये कोवलेंट बॉन्ड है। हम ये मान के चल रहे थे कि कोवलेंट बॉन्ड है, पर एक्चुअल में डायपोल मोमेंट ने ये बताया कि यहाँ पे इस बॉन्ड के अंदर आपके आयनिक करैक्टर भी हैं, और आयनिक करैक्टर कितने हैं यहाँ पे 17.56% इसके अंदर इतने हैं। तो आप यहाँ पे खुद देखिए, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपके 100 में से ये निकले तो आपके 4 9 4 99, सॉरी 17 है यहाँ पे, तो 9 में से 92 और यहाँ पे 9, ये 9 82, ठीक है, 82.44। मतलब यहाँ पे जो आपका उसने कहा था कि 70% के आसपास कोवलेंट करेक्टर होगा, और 30% के आसपास जो होगा आपका क्या होगा, आयनिक करेक्टर होगा। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने एक आइडिया दे दिया था कि इतना जो है वो कोवलेंट करेक्टर मोस्टली आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयनिक करेक्टर। और यहाँ पे आयनिक करेक्टर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने यहाँ पे बताया था कि कोई भी बॉन्ड होगा उसमें अप्रोक्सीमेट 70% के आसपास कोवलेंट करेक्टर होगा, और यहाँ पे 30% के आसपास जो है वो आयनिक करेक्टर होता है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया, देखिए कि एक ही बॉन्ड है आपका HCl के बीच में, उसमें आपके पास 82%, 82.44% जो है वो आपका कोवलेंट करेक्टर है, और 17.56 जो परसेंट है वो आयनिक करेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर हम क्या पता करते हैं बेटा, यहाँ पे कि कितना इसके अंदर यहाँ पे आयोनिक करेक्टर है, वो पता किससे चलता है अपने को, डायपोल मोमेंट की सहायता से पता चलता है। बात समझ में आएगी सभी को? चलिए तो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन दे दूं आपको मैं, आप घर पे करना है इसको। कोई स्पीसीज है एक्स और वाई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, और उस पे मैग्नीट्यूड का चार्ज दे रखा है आपको। सपोज कीजिए यहाँ पे उसने यहाँ पे चार्ज दे दिया कितना, 6.02 इंटू 10⁻⁻10 ESU है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दे दी उसने 3.0 आंस्ट्रोम दे दी। और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, ऑब्जर्व भी कह सकता हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, यहाँ पे सपोज कीजिए उसके पास वैल्यू है, यहाँ पे उसने ऑब्जर्व वैल्यू बताई कि इसकी वैल्यू जो है वो 1.55 डिबाई है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो कितने हैं। इस कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है एक्स और वाई, उसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितने हैं, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। फटाफट बताओ एक बार। ठीक है, तो 11.65 के आसपास यहाँ पे इसका आयनिक करेक्टर है, ठीक है, इतना आपके पास आएगा। चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड, टू डिसाइड, टू डिटरमाइन या डिसाइड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए भाई। जो जनरली आपका क्या देखा गया है कि डायपोल मोमेंट जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो है जनरली, डायपोल मोमेंट is used to find shape of molecule। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायपोल मोमेंट की सहायता ये करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने पास दो मॉलिक्यूल है H2O है और एक है CO2। इसका डायपोल मोमेंट कितना था H2O का, अभी बताया था मैंने, बोलो 1.85, ठीक है। CO2 का कितना था आपका, 0 था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है।
तो इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होंगे कि नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ज्यादा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है नेट डाइपोल मोमेंट जो हुआ आपका क्या हो गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब नेट अगर जीरो है तो इससे हमें ये पता आइडिया हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से अपने एटम को अरेंज कर रहा है, जबकि इसमें क्या है आपका यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से है आपका, और लोन पेयर भी है इसमें। इसमें लोन पेयर, दो लोन पेयर तो अपने आप को कैंसिल आउट कर लेते हैं, पर ये जो है देखिए यहाँ पे ये वाला लोन पेयर और ये लोन पेयर जो है वो आपका डाइपोल मोमेंट क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। पर ये जो डाइपोल मोमेंट है कौन से वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, ये डाइपोल मोमेंट और ये वाला डाइपोल मोमेंट, इनका रिजल्टेंट आपका ऊपर की साइड जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.85 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की अगर शेप को फाइंड आउट करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट की सहायता से यूज करते हैं, ठीक है। इसमें बस इतनी सी बात थी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में मेन है वहाँ पे, क्योंकि लोन पेयर इफेक्ट करते हैं रेगुलर जियोमेट्री को। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे तो रेगुलर जियोमेट्री आपकी डिस्टॉर्टेड होगी। हाइब्रिडाइजेशन में ये दोबारा टॉपिक आएगा आपका। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये फैक्टर इफेक्ट करता है आपका डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो आपका शेप को थोड़ा सा बताने के लिए काम आता है कि कैसी आपकी शेप हो सकती है, आइडिया बता देता है। अगर डाइपोल मूवमेंट जैसे जीरो है तो CCl4 का डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो वो किस तरह से अलाइनमेंट है आपका 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसको फर्दर हम हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, वो आपकी क्या है, टू डिस्टिंग्विश सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। देखिए जनरली किताबों में ये बताया जाता है कि सिस क्या होते हैं, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में हो, सेम ग्रुप सेम साइड में हो, ठीक है। और ट्रांस आपका क्या होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। सिस और ट्रांस बेसिकली जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के टाइप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके टाइप होता है, ठीक है। जैसे सिस में एग्जांपल में देता हूं आपको। सपोज कीजिए ये अपने पास कोई एल्कीन है जिसमें एक में तो CH3 आपके एक साइड है और एक आपके पास जो CH3 है वो आपके अपोजिट साइड है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। CH3 अगर सेम साइड है, क्या है, सेम साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। अगर CH3 आपके अपोजिट साइड में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। पर केस जब ऐसा कुछ आ जाए, डाई एजो के केस में ऐसा कुछ आ जाए, R डैश आ जाए, मतलब ये आपका ऐसा कुछ बन जाए कि N डबल बॉन्ड N, एक साइड CH3 लग जाए और एक साइड आपका C2H5 लग जाए, तो उस केस में ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे ये आपका सिस है या ट्रांस है। तो आप इस चीज को ऐसे रखो, सिस का मतलब क्या है, सिस का मतलब आप ये मान के चलो कि सेम इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी जो है वो सेम साइड में हो, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सिस बोलेंगे। जबकि ट्रांस को क्या बोलेंगे, जो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट साइड हो, उसको ट्रांस बोलेंगे। जैसे अब इसको लगा के देखते हैं। देख, CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है भाई, जितने कार्बन और CH3 में इलेक्ट्रॉन है
उतने ही CH3 इसमें भी उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये CH3 और ये CH3 सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है और दोनों एक ही साइड है, तो इसको क्या बोला, सिस बोला। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सेम है पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो एन डबल बॉन्ड एन, ये लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये आपका आर डैश है और ये आपका आर है, पर लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है आपकी, सेम है, दोनों साइड सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। अगर ये कुछ ऐसा हो जाए बेटा, ये लोन पेयर इस तरह से हो जाए और एक आपका अपोजिट में चला जाए, ठीक है, ये आपका आर आर डैश हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, ये जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सेम है, पर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो इसको क्या बोल दिया, ट्रांस बोल दिया। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि सिस का मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम साइड रहनी चाहिए, जबकि ट्रांस में जो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो आपकी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। जैसे आपका एन डबल बॉन्ड एन है, अब आपको कह दे ये कि ये आपका सिस है या ट्रांस है, तो CH2CH3, आप खुद देखिए यहाँ पे CH3 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी ओब्वियसली, और CH2CH3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी, पर ये जो लोन पेयर है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है और सेम होगी, सेम साइड है, तो इसको बोला जाएगा सिस। अगर यही चीज ऐसा हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ अपोजिट में हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट में है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांस। ठीक है, तो ये आपका सिस और ट्रांस है। अब इसमें डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, तो जनरली ये देखा गया है कि जो सिस आइसोमर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या है, ट्रांस से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक स्टार करके बात लिख देना कि जो सिस आइसोमर हैविंग हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जनरली की बात की है अपन ने, कई ऐसे केस होते हैं जहाँ पे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिस और ट्रांस में जनरली ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये आपका C डबल बॉन्ड C, ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड होगी ऑब्वियसली, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ये देखा गया है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0.9 डिबाई है, ये सिस ऑब्वियसली सेम इन सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड है, तो सिस हो गया आपका। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट ये है और इसका डाइपोल मोमेंट ये है, तो यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन थी बेटा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की। एक तो पोलरिटी जिसमें अपन ने देखा, दूसरा यहाँ पे आयनिक करैक्टर कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कितने आयनिक करैक्टर प्रेजेंट हैं, वो पता किससे करते हैं अपन, डाइपोल मोमेंट की सहायता से। किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री हमें पता चल जाती है, थोड़ा सा आइडिया दे देता है डाइपोल मोमेंट। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी, सिस और ट्रांस आइसोमर को, जो आइसोमर है उनको डिस्टिंग्विश कर सकता है, क्योंकि सिस का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए वो सेपरेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होगा। तो हम इजिली क्या है, को भी मिक्सर अगर दे भी रखा है तो हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे, कल अपन फजानुल पढ़ेंगे बेटा।